हाँ जी, हो गया आपका वेलकम टैक्स विद क्रिकेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडी 4 फ्रॉम केस स्टडी डाइजेस्ट। ये केस स्टडी ऐसे की प्रीवियस एमटीपी केस स्टडी है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस और एमसीक्यू थे ड्यू टू 50 मार्क्स केस स्टडी। तो हम आज उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यू भी कवर करेंगे। तो चलिए पहले इसके एमसीक्यूज पे चलते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अर्न करी है कंट्री एक्स में अरुणा ने, तो हमें बताना है कि उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जो हमारा बायलेटरल लीफ होता है जो हमारा, उसमें दो चीज़ें आती हैं, एग्जेम्पशन मेथड और क्रेडिट मेथड। एग्जेम्पशन मेथड हमारा तब लगता है जब इनकम केवल एक कंट्री में टैक्स होती है, तब हमारा एग्जेम्पशन मेथड लगता है, और जब इनकम टैक्स होती है दोनों कंट्रीज में तब हमारा क्रेडिट मेथड लग जाता है। तो इससे रिलेटेड केस स्टडी में क्या दिया हुआ है पहले हम उसे पढ़ लेते हैं। अरुणा जो अर्जुन की सिस्टर है उसने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अर्न करी है कंट्री एक्स में, विच इज टैक्सेबल इन द डोमेस्टिक लॉ ऑफ कंट्री एक्स। ठीक है, बट इट्स ऑल्सो टैक्सेबल इन इंडिया, क्योंकि वो रेसिडेंट है इंडिया की। और दोनों के जो डी डबल है इंडिया का कंट्री एक्स का, वो बोलता है मे बी टैक्स इन कंट्री एक्स, मतलब कि वो दोनों कंट्रीज में टैक्स हो सकती है। अब क्योंकि ये दोनों कंट्रीज में टैक्स हो सकती है, तो मैंने बताया था दोनों कंट्रीज में टैक्स हो सकती है, आपका क्रेडिट मेथड लगेगा ना कि आपका एग्जेम्पशन मेथड लगेगा इसमें। अब देख लेते हैं इसका आंसर। आंसर में अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमें दिया हुआ है विल गेट क्रेडिट मेथड, यहाँ पे हमें दिया हुआ है एग्जेम्पशन मेथड, एग्जेम्पशन मेथड, एग्जेम्पशन मेथड। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ए, क्रेडिट मेथड। आगे हम एमसीक्यू पे देखते हैं, अगले एमसीक्यू पे क्या है। अगले एमसीक्यू में बोला है डबल टैक्सेशन रिलीफ जो श्रीधर को मिलेगा रॉयल्टी इनकम पे, वो क्या होगा। पहले देख लेते हैं इससे रिलेटेड हमें केस स्टडी में क्या दिया हुआ है। ठीक है, हमें केस स्टडी में यहाँ पे दिया हुआ है, इसने अर्न, जो श्रीधर है अर्जुन का ब्रदर है, उसने इनकम अर्न करी है 4 लाख की बाय वे लमसम कंसिडरेशन एंड कॉपीराइट ऑफ लिटरेरी वर्क कंट्री वाई में, जिसका इंडिया के साथ कोई DTAA नहीं है। और सेम जो टैक्स होती है 5% पर कंट्री वाई में टैक्स हो जाती है, और जिसकी 7 लाख की उसकी टोटल GTI है। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें 7 लाख की उसकी टोटल GTI हो गई अगर, और उसको क्या कहते हैं, क्योंकि उसने लिटरेरी वर्क से उसको लमसम मिली है 4 लाख की, तो उसमें से 3 लाख तो अपना QQB में आ जाएगा, तो उसकी TTI 4 लाख हो जाएगी, जिससे 4 लाख से उसका टैक्स जो है निल हो जाएगा, क्योंकि रिबेट अपनी लग जाएगी 87A की, 5 लाख से कम की इनकम हो गई इसकी। तो ये रेसिडेंट इंडिविजुअल है, इसकी 5 लाख से कम की इनकम 87A की रिबेट लग जाएगी, टैक्स का हो जाएगा निल। निल हो जाएगा टैक्स रेट, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 0% टैक्स रेट, और वहाँ पे अपनी टैक्स होते ही ये 5% पे है, तो विच एवर इज लोअर अगर हम देखें तो 0% का इसको मिल जाएगा रिलीफ, 0% मतलब इसका रिलीफ हो जाएगा निल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या बोला है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है कि जो वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट है फैक्ट्री बिल्डिंग कंट्री जेड में जो श्रीधर ओन करता है, वो उसकी बतानी है कितनी चार्जेबल होगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमें केस स्टडी में क्या दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं पहले। केस स्टडी में दिया जो फैक्ट्री बिल्डिंग है वो 24 लाख की उसने परचेज करी थी 21/3/18 को, जिसके 18 लाख उसने इन्वेस्ट करे थे एक्सप्लेन्ड सोर्सेज से, और जो AO की कम्स टू द नॉलेज ऑफ AO आया है वो 20/5 को आया है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1/4/20 को, जो जब AO के नोटिस में आता है उससे 1 अप्रैल ऑफ सच प्रीवियस ईयर हम लेते हैं वैल्यू, तो इसकी हम 40 लाख वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि 18 लाख तो उसकी एक्सप्लेन्ड सोर्स से, टोटल इसने 24 करा था, तो 18 में से जब हम 24 इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, तो जो हम प्रोपोर्शनेट होगा 6/24 40 लाख का, वो हम कर देंगे इसको टैक्सेबल। तो 6/24 अगर हम करते तो इसका आंसर आ जाता है 10 लैक्स। इसका आंसर आया था, सॉरी C 10 लैक्स। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट MCQ बताया हमें, अगर MCQ 3 में अगर देखें जो AO ने जो इशू नोटिस करा, अगर वो 30/5 को करा हुआ है तो उसका टाइम लिमिट क्या है। टाइम लिमिट जैसे हमें पता है टाइम लिमिट होती है 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एंड ऑफ फाइनेंशियल इसका हो गया 31/3/21, वहाँ पे अगर हम 2 साल जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका A 31/3/23। ठीक है, अब हम नेक्स्ट MCQ देखते हैं। नेक्स्ट MCQ में क्या बताया हमें, हाँ हमसे पूछा है इसमें इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरेन इनकम फॉरेन एसेट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्च में लाई है 25/3/21 को, तो उससे रिलेटेड जो फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सा हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ऊपर एक सर्च के बारे में हमें दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन क्या, पर उससे पहले हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं। जो हमारे सेक्शन 3 जो बोलता है 3(1) ऑफ अपना ब्लैक मनी एक्ट, वो बोलता है इनकम जो चार्ज होती है वो उस प्रीवियस ईयर में जिससे वो रिलेट करती है, लेकिन जो एसेट जो चार्ज होती है वो उस प्रीवियस ईयर में होती है जब कम्स टू द नोटिस ऑफ AO होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम ध्यान में रख के एक बार ऊपर की स्टडी में हमें दिया हुआ है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है केस स्टडी में, इसको हम पढ़ते हैं। एक जो सर्च कंडक्ट करिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 25/3/21 को प्रेमाइस ऑफ अर्जुन बत्रा। तो इसमें जो क्या कहते हैं इनकम मिली हो 5 लाख की मिली है कंट्री ई में, और फर्दर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अनडिस्क्लोज्ड गोल्ड ज्वेलरी मिली है 21/4 को। नीदर ऑफ द एसेट ऑफ द क्वेश्चन बियरिंग ऑफ द इनकम टैक्स चार्जेबल। ठीक है, इनकम टैक्स में नहीं है तो हमारा पूरा का पूरा ब्लैक मनी में आ जाएगा। जो ज्वेलरी है उसकी क्या कहते हैं 5.2 लाख की वैल्यू है 1/4/20 को ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिसमें नोटिस में आया है। तो हम देखें ये वाली जो हमारी इनकम है, ये वाली इनकम हमारी इनकम से रिलेट करती है, ये वाली इनकम हमारी एसेट से रिलेट करती है। तो हमारी जो इनकम है वो इनकम है प्रीवियस ईयर 18-19 की है, तो इनकम जो हमारी चार्ज होती है 18-19 में चार्ज हो जाएगी, और जो एसेट है वो 1/4/20 को चार्ज हो जाएगी, मतलब 20-21 में चार्ज हो जाएगी। और एसेट की वैल्यू हमारी क्या रहनी है, एसेट की वैल्यू रहेगी 5.2 लाख। देखते अब इसका एमसीक्यू में हमसे क्या पूछा है। ठीक है, अब एमसीक्यू में हमें बताया है बोथ जो हमारा ये चार्जेबल नहीं ये अनडिस्क्लोज जो इनकम होगी 18-19 में चार्ज होगी, एसेट जो हमारे 20-21 में। ठीक है, एक तो हमारा ये राइट आंसर हो गया। और देखते हैं अनडिस्क्लोज एसेट की वैल्यू 4.2 नहीं। ठीक है, हमारा ये आंसर है। इसमें देखिए हमारे केवल अनडिस्क्लोज एसेट की बात करी हुई है, हमें इनकम की बात नहीं करी, तो इसलिए हमने जो इनकम हमारे 5 लाख की उसको नहीं लिया, तो इसका आंसर हमारा ये है। तो 3 और 6 हमारा किसका आंसर, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है सी। तो चलिए अब इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या पूछा है हमसे। ठीक है, इसमें सिंपली पूछा है एसर्टेन द इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ अर्जुन बात्रा, असेसमेंट है 21-22 की पूछी है कि नॉट ऑप्टेड फॉर बीएससी। ठीक है, अब देखते हैं इसकी हमें केस स्टडी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें अर्जुन बात्रा 58 ईयर्स के, मतलब इसमें हमारा नॉर्मल स्लैब रेट लग जाएगी, सीनियर सिटीजन की नहीं लगेगी। और आगे हमें दिया हुआ है इसने जो इनकम ड्राइव करी है 2 कंट्री ए और एफ से, ई और एफ से करी हुई है, जिसका इंडिया के साथ कोई DTAA नहीं है, मतलब हमारा 91 लगेगा हमारा इसमें सेक्शन। ठीक है, अब इसमें जो हमें इनकम दी हुई है वो उसको देख लेते हैं ज़रा। इनकम इसमें पहले ग्रॉस रेंटल रिसीप्ट से कमर्शियल प्रॉपर्टी की 2 लाख और 3 लाख। इस पर हमारा कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा इसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से, जो बाकी कंट्रीज मतलब दूसरी कंट्रीज़ में नहीं मिलेगा। ये जो मैंने यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये वाली और ये वाली, ये 3 इन्फॉर्मेशन नीचे इसमें दी हुई है, मैं आपको बता दूँगा कहाँ दी हुई है। पहले भी इसको पढ़ लेते हैं। इसका हमें बाहर वाली कंट्री में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, जैसे हमें यहाँ पे 30% मिल जाता है। ठीक है, जो शेयर इनकम इसका पार्टनरशिप का है इसका, और पार्टनरशिप डीड एविडेंस नहीं है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली है, पार्टनरशिप डीड एविडेंस नहीं है इसकी, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड कट है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनरशिप डीड से एविडेंस नहीं है, तो हमारा यहाँ पे सेक्शन लग जाए सेक्शन 184। सेक्शन 184 कहता है कि पार्टनरशिप डीड आपकी एविडेंस नहीं है इंस्ट्रूमेंट से, तो जो सैलरी और इंटरेस्ट होगी पार्टनरशिप के हाथ में टैक्सेबल होगी, पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। यहाँ पे मतलब पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे फिर भी पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगी, क्योंकि ये फर्म है हमारी आउटसाइड इंडिया, फर्म आउटसाइड इंडिया है, इसलिए हमारी पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगी। जो हमारा सेक्शन 184 जो फर्म की बात करता है वो इंडियन फर्म की बात करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई, जो लॉस है वो लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम, सॉरी लॉस जो है सेट ऑफ हो सकता है अदर बिजनेस इनकम का, लेकिन वो केवल कंट्री एफ के बारे में बात कर हुआ है, तो हमें जो 1.5 और 3.3 है इसका हमें सेट ऑफ मिल जाएगा इन दोनों को एक दूसरे से। तो भाई बिजनेस इनकम बताई हुई है, STCG बताया हुआ है 15 लाख का। ठीक है, STCG फ्रॉम से एग्रीकल्चर जो इनकम है 1.2 1.8 है, लेकिन हमारी जो एग्जाम्प्ट है केवल कंट्री ई की एग्जाम्प्ट है इसमें इनकम, और हमारी जो कहते हैं एग्रीकल्चर इनकम है ये दोनों कंट्री की, ये हमारी इंडिया में क्या होगी, इंडिया में इसकी टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम जो हमारी इंडिया की होती है वो हमारी एग्जाम्प्ट होती है सेक्शन 10, तो हमारी हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। और दूसरी बात हम देखते हैं इसमें, जो हमें यहाँ पे 2.2 और 2.2 में से जो 1 का है वो हमें सेट ऑफ नहीं मिलेगा यहाँ पर। क्यों सेट ऑफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नीचे बात कही थी वो केवल कंट्री एफ की बात कही थी, कंट्री ई की बात नहीं करी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है हमें। इन्फॉर्मेशन बिजनेस इनकम दी हुई है 1.5 की, और LTCG इसको हुआ है मुंबई की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 1/3 को। ठीक है, एग्रीकल्चर जो इनकम दी ये हमारी है, ये हमारी एग्जेम्प्ट होगी क्योंकि ये हमारी बेंगलोर की है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बताया हुआ है इसमें। और हाँ, इसमें हम देखते हैं जो हमारा ये एक का जो हमें लॉस है वो हमें यहाँ से हमें सेट ऑफ मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारा इंडिया में आके तो टैक्सेबल हो जाएगा, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, तो इसका हमारा
जो बिजनेस इनकम टैक्सेबल बिजनेस इनकम है, यहाँ से हमें लॉस का सेट ऑफ मिल जाएगा। वो वहाँ पे केवल कंट्री ई से रेस्ट्रिक्शन थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे हमें जयपुर में इसने रेसिडेंशियल हाउस परचेज करा है, 22/3/21 को परचेज करा है, स्पाउस के नाम पर परचेज करा है। ठीक है, जो स्पाउस के नाम पे जो परचेज होता है, हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ है केस लॉ भी, स्पाउस के नाम से वो परचेज कर सकता है। और दूसरी बात, इसने जो यहाँ पे परचेज करा हुआ वो 22/3/21 को परचेज करा हुआ है, 1/3/21 को तो यहाँ पे इसको कैप गेन हुआ ही था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए विद इन टाइम लिमिट करा है, तो इसको सेक्शन 54 की जो एग्जाम वो भी मिल जाएगी। ठीक है, सेक्शन 54 की एग्जामेशन मिल जाएगी इसको। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ करा हुआ है, यहाँ पे इसको 80C मिल जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ठीक है, आगे हमें कंट्री ई के टैक्स रेट दिए हुए हैं ये सब। ठीक है, ई के टैक्स, कंट्री एफ में तो सीधे फ्लैट टैक्स रेट है 27% का। और जो मैं आपसे ऊपर कहा था 3 चीज़ें जो यहाँ पे दी हुई हैं वो यहाँ पे दे दिए। कोई हमें स्टैच्यू डिडक्शन मिलेगा कंट्री के हाउस प्रॉपर्टी से, लॉस जो है अगेंस्ट बिजनेस इनकम सेट ऑफ हो जाएगा, और एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्टेबल कंट्री ई की। ठीक है, यहाँ पे हमें तीनों चीज़ दी हुई है। अब हम इसके सॉल्यूशन पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। इसके सॉल्यूशन जो हम देखते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक ये तो हमारा सेम, मेरा सेम है जो मैंने आपको बता दिया था ऊपर, वैसा ही है। और यहाँ पे कंट्री, अब हम देखते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम भी है, तो इसकी जैसा एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होती है उससे से स्पेशल ट्रीटमेंट होगा इसका। यहाँ पे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे कंट्री ई और एफ की जो हमें इनकम दी हुई है, और यहाँ पे फिर हमें इंडिया की इनकम दी है, तीनों की प्लस करके 7 लाख आ गई है। और यहाँ पे 2.5 का जो मैंने बताया था, यहाँ पे हमें डिडक्शन मिल जाएगा इसका। और शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इनकम का एग्जाम नहीं होगा बता दिया, तो हमारा जो लॉस है वो हमारा सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये मैंने बताया था, ये भी हमारा सेम है जैसे मैंने ऊपर बता दिया था। और देखते हैं ये भी सेम है, मैंने बता दिया था ऊपर में एसटीसी जो है तो वो भी इन्होंने ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया 15 लाख हो गया। ये अदर सोर्स की इनकम, अब देखिए जो 3 लाख की जो कंट्री ई और एफ में मिली थी वो हमारी टैक्सेबल हो गई है, लेकिन कंट्री जो हमें इंडिया की है वो हमारी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ये हमारा ठीक है। और हमें 80C का 1.5 लाख भी मिल गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका टैक्सेबल कैसे कैलकुलेट करा है टैक्स इसका। अब ठीक है, जो हमारा टैक्स हुआ है 37.5 हमारा कैसे है, 32.5 ये तो हमारा यहीं से आ गया है, आप देख सकते हैं ये वाली 32.5। और जो हमारी 3.2 जो टैक्सेबल इनकम है बेंगलोर वाली वो आ गई है हमारी। तो यहाँ ये तो हमारा दिया हुआ है। जो हमारे टैक्स किस पे निकला है, ये हमारा ये निकला है एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ये हमें दोनों पे निकला हुआ है। तो टैक्स अगर हम देखिए 37.5 है, 37.5 में जो हमारा 8 लाख का LTC था वो तो हमारा 20% पे लग जाएगा, और जो बाकी रेस्ट ऑफ द इनकम थी वो 27.7 लाख की जो थी वो हमारी नॉर्मल स्लैब रेट से लग जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारे पास ऊपर हमें कैपिटल गेन दिया हुआ था वो हमें 2 दिए हुए थे, STCG भी दिया था और LTCG भी दिया था। जो हमारा LTCG वो तो हमारा 112 में चला जाएगा, जो STCG था वो हमारा, क्योंकि हमारा नॉर्मल 1111A वाला नहीं है तो वो हमारा स्लैब रेट से चला जाएगा, इसलिए वो अदर इनकम में कंसिडर हो गया यहाँ पे हमारा। ठीक है, अब उसके हम देखते हैं बाद में हमारा निकल कर आ गया टैक्स, हमारा निकल कर आ गया है 8,08,080 रुपये। तो इसके अकॉर्डिंग जब इन्होंने क्या कहते हैं कैलकुलेट करेंगे टैक्स तो 24.864% आ जाएगा। और ठीक है, और इसके बाद हम रिबेट देखते हैं। रिबेट देखने वाली चीज़ है, रिबेट 449 179 की इन्होंने कैसे कैलकुलेट करी है। बाकी तो हमारा सेम हो जाएगा, बस एक बार रिबेट की कैलकुलेशन देख लेते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं बताई, जो हमारा यहाँ पे तो हमारा ये एग्रीकल्चर केवल एग्रीकल्चर इनकम का आ गया था, और यहाँ पे हमारा जो है सॉरी यहाँ पे ये हमारा केवल एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर हमारे दोनों का था। और ये वाला जो है 26,500 ये हमारा केवल एग्रीकल्चर है, बीइंग एग्रीकल्चर इनकम। इन दोनों को हम डिडक्ट कर देंगे तो 777 की हमारी टैक्स लाइबिलिटी आ गई, और उसमें से फिर हमने जो एजुकेशन से हमने जोड़ दिया, जैसे हम नॉर्मल एग्रीकल्चर की इनकम पे टैक्स करते हैं वैसे है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, ये हमारा कंट्री ई का दिया हुआ, कंट्री ई का एवरेज रेट हमें कैसे निकालना है। सबसे पहले ये सब तो हम वैसे सेम ही है, जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था वैसे ही है। और यहाँ पे हमने लॉस को हमने सेट ऑफ नहीं लिया है, जैसे ऊपर बताया था लॉस के लिए कंट्री एफ का सेट ऑफ हो सकता है। और ये भी क्या कहते हैं टैक्स रेट दिया हो वैसे हम निकाल लेंगे, हो जाएगा। और इसको हमने 17 रेट, हमारा 17% आया, कैसे आ गया ये हमारा, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो हमारा 17% आ गया रेट। अब आगे देखते हैं आगे हमें क्या दिया हुआ है। आगे हमें दिया हुआ है, ये हमें डब्ली टैक्स इनकम दी हुई है, डब्ली टैक्स इनकम हम निकाल लेंगे, वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसमें और हमारा जो 24% इंडियन टैक्स रेट, हमारा 24% इंडियन टैक्स रेट कैसे आया है ये हम ऊपर देख लेते हैं। ऊपर आप
देखो कि यहाँ पे हमारा 24% जो हमने पहले बताया था वैसे कैलकुलेट हो चुका है। तो 24% वो आ गया और 17% ये यहाँ से निकला हुआ है, तो इनका जो लोअर आ जाएगा वो 17% आ जाएगा। तो उसके हिसाब से 17.6 पर जो निकलता है वो इनका आ गया 3,07,000। अब ये देखते हैं हमारा ये डब्ल्यू टैक्स इनकम कैसे निकालते हैं। जब भी हमें डब्ल्यू टैक्स हमें देखनी होती है कौन सी डब्ल्यू टैक्स इनकम है या नहीं है, तो उसमें हम बस एक चीज़ हम कर सकते हैं। सबसे ईजी तरीका है डब्ल्यू टैक्स इनकम निकालने का कि हम पहले क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम देख लेंगे दोनों तरह से, दोनों कंट्री में क्या क्या है और उनको कंपेयर कर लेंगे। जहाँ पे भी लीस्ट इनकम होगी, जहाँ पे भी हमारी जैसे मान लो कहता है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, वहाँ पे हमारी 2 लाख चार्जेबल हो रही है, वहाँ पे हमारी 3 लाख हो रही है, तो जो दोनों में से जो लोअर होगा 2 लाख हम उसको डबल टैक्स इनकम ले लेंगे। ये हमें नहीं देखना किस कंट्री का है, बस हमें लोअर अमाउंट देखनी, लोअर जो भी अमाउंट होगी वो हमारी डबल टैक्स इनकम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कंट्री एफ का इन्होंने निकाला हुआ है। अब कंट्री एफ का इन्होंने निकाला हुआ है तो ये हमारा डब्ल्यू टैक्स इनकम आ जाएगी, जैसे मैंने बताया वैसे निकाल लेंगे हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, इन्होंने सेट ऑफ दे दिया है यहाँ पर, और इन्होंने जो यहाँ पे 5.7 का टैक्स निकल लिया है। तो अब हम देखते हैं 24% तो इनका नॉर्मल रेट था ही, यहाँ हमारा इनकम इंडियन का, यहाँ पे इनका 27% हो गया, वो हमारा फ्लैट रेट यहाँ पे दिया हुआ है, लोअर हमारा 24% हो गया। तो 5.7 पर हमारा 24% लगा दिए तो हमारा 449 170 जो हमारा 141 हमारा आगे क्या कहते हैं अपना डबल टैक्स रिलीफ। और दोनों कंट्रीज़ का अगर हम जोड़ देंगे कंट्री ई और एफ का 3,07,000 जो ऊपर था कैलकुलेट, 141 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट का, तो हमारा आ जाएगा 449 179। जिसको ओनली केस स्टडी डाइजेस्ट की केस स्टडी करनी थी वो यहाँ से जा सकता है। अब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर के, जो हमारा प्रीवियस अटेम्प्ट का जो एमटीपी था उसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन और एमसीक्यू थे अब मैं वो कवर करूँगा। तो चलिए अब एमटीपी के क्वेश्चन करते हैं हम देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है। एज पर टर्म्स यूज्ड इन DTAA विच इज़ नॉट डिफाइंड इन द एग्रीमेंट बट असाइन इन द मीनिंग ऑफ नोटिफिकेशन। तो बताओ उसका कहते हैं असाइनमेंट उसका कब इफेक्टिव कब से होता है वो। ठीक है, इसमें जैसे हमने पढ़ा हुआ यहाँ पे हमारा लग जाएगा सेक्शन 90 लग जाएगा। 90 में यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ DTAA नोटिफिकेशन, जब नोटिफिकेशन का जब इफेक्टिवनेस लेते हैं वो डेट ऑफ DTAA से लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा कन्फ्लिक्ट होता है अगर DTAA इनकम टैक्स एक्ट में, तो उसमें से कौन सा आंसर सही होगा। इसमें भी देखेंगे, इसमें भी हमारा सेक्शन 90 लग जाएगा। सेक्शन 90 के अकॉर्डिंग जो इसमें क्या लिखा हुआ प्रिवेल इन DTAA नहीं, प्रिवेल इन द एक्ट नहीं, जो हमारा मोर बेनिफिशियल होगा वो लग जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा सी। अगले में देखते हैं नेक्स्ट में हमें क्या लिखा हुआ है, वेयर अ पर्सन डिराइव्स इनकम फ्रॉम द नेशन विच डज नॉट हैव DTAA। तो हमारा इसमें देखिए हमारा सेक्शन लग जाता है 91 जो कि हमारा लोअर ऑफ कहता है दोनों इन दोनों के रेट का, तो ये नहीं लगेगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका आंसर होता है हमारा डी विच डब्ल्यू टैक्स अलाउड एज डिडक्शन इंडियन टैक्स रेट और फॉरेन कंट्री का जो टैक्स है वो विच एवर इज लोअर। ठीक है, हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब आप ये नेक्स्ट देखिए, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल सेम है, पर ये यहाँ पे सेम नहीं है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे डिफरेंस क्या। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अर्जुन ने इनकम अर्न करी हाउस प्रॉपर्टी की कंट्री एक्स विच इज टैक्सेबल इन द डोमेस्टिक कंट्री एक्स। ठीक है, और जो टैक्सेबल इंडिया में भी टैक्सेबल है क्योंकि वो रेसिडेंट है इंडिया का। दोनों जो DTAA इंडिया का कंट्री एक्स का वो कहता है प्रोवाइड्स फॉर टैक्सेशन कंट्री इन सोर्स स्टेट ओनली। तो बताओ सिचुएशन में क्या होगा। अब आप आपको देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन सेम लगेगा, पर मैं बता देता हूँ इसमें क्या सेम नहीं है क्वेश्चन में। पहले आपको वाला क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे बिल्कुल सेम है। यहाँ पे बस क्या कहते हैं, इसकी सिस्टर अरुणा की बात हो गई है कि अरुणा ने की इनकम हुई है, उसके हाउस प्रॉपर्टी इनकम सब कुछ वही है। बट यहाँ पे द DTAA बिटवीन इंडियन कंट्री एक्स प्रोवाइड्स दैट सच इनकम मे बी टैक्स्ड इन कंट्री एक्स। यहाँ पे आप देखेंगे मे बी लिखा हुआ है वर्ड। अगर हम वहाँ पे जाकर देखें, यहाँ पे हमारा क्या वर्ड लिखा है, क्या वर्ड लिखा हुआ है, कंट्री एक्स प्रोवाइड सच टैक्सेशन ऑफ इनकम इन सोर्स स्टेट ओनली। यहाँ पे सोर्स स्टेट ओनली लिखा हुआ है, वहाँ पे टैक्सेशन ऑफ सच इनकम लिखा हुआ है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दोनों कंट्रीज में टैक्स होती है मे बी। अब देखिए मे बी का मतलब क्या होता है, दोनों कंट्रीज में टैक्स हो सकती है, क्योंकि मॉडल टैक्स कन्वेंशन में जो नॉर्मल जो टैक्सिंग राइट है, जो प्राइमरी टैक्सिंग राइट है वो रेसिडेंस का होता है। लेकिन जहाँ पे मे बी लिख दिया है, मे बी लिखा होता है, तो आप ज़्यादा देखिए मे बी में हमेशा सोर्स स्टेट लिखा होता है। मे बी ये लिखा होगा मे बी टैक्स इन रेसिडेंशियल स्टेट, मे बी टैक्स इन सोर्स स्टेट लिखा होता है, क्योंकि वो दोनों, अब क्योंकि प्राइमरी तो रेसिडेंस का है या कहीं नहीं लिखा होगा तो, और मे बी लिख दिया वहाँ पे सोर्स स्टेट का मतलब कि प्राइमरी रेसिडेंस का है और सोर्स स्टेट का भी यहाँ पे टैक्स हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे दोनों कंट्रीज के पास टैक्सिंग राइट होता है। यहाँ पे केवल ओनली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ओनली का मतलब केवल
इंडिया वाले का इंडिया नहीं, केवल रेजिडेंस वाले के पास टैक्सिंग राइट है इसका। और अब देखेंगे, अगर हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा आर्टिकल हमारा यहाँ पे लग जाता है, आर्टिकल हमारा लग जाएगा 23A। लेकिन अब 23A का भी स्पेसिफिक देखते हैं। 23A का जो पैराग्राफ 3 है उसमें आप देखेंगे, उसमें आपको नीचे बुक में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जो नीचे नोट्स दिए होते हैं कमेंट्री के, उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ पे शैल बी टैक्सेबल ओनली होता है, वहाँ पे हमारा जो प्रोग्रेशन मेथड लगता है वो लगता है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं केवल ओनली में टैक्सिंग राइट है, केवल ओनली दिया हुआ है, तो केवल एक जगह पे राइट टैक्स हो सकता है, तो हमारा यहाँ पे केवल एग्जेम्पशन मेथड लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, एक मिनट, यहाँ पे मैं एग्जेम्पशन मेथड दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जेम्पशन मेथड दिया हुआ है, और यहाँ पे मैं दिया हुआ है टैक्सेबल है, ठीक है, और यहाँ पे मैं टैक्सेबल दिया हुआ है, नॉट प्रोवाइड फॉर, ठीक है। हमारा आंसर तो आप देख सकते हैं, हमारा आंसर हो सकता है इसमें से या तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। अब बता दो इसका आंसर क्या होगा। अगर आप वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे 23A3 में तो आप देखते हैं 23A3 में सीधे लिखा हुआ है कि सीधे हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, वहाँ पे कोई भी कंडीशन लिखी हुई है टीआरसी के बारे में। लेकिन आप कहेंगे टीआरसी के बारे में तो हमने कंडीशन पढ़ी हुई है, बिना टीआरसी के उसको नहीं मिलेगी एग्जामेशन। तो हाँ, जो आपने वो टीआरसी के एग्जामेशन पढ़ी है वो आपने सेक्शन के अंदर पढ़ी हुई है, सेक्शन 90 के अंदर, तो वहाँ पे टीआरसी आपको देना पड़ता है टू क्लेम द एग्जामेशन। यहाँ पे एग्जामेशन तो आपको तुरंत मिल जाएगी, एग्जाम तो आपकी इनकम हो ही जाएगी एज पर आर्टिकल 23A3, लेकिन आपको एग्जामेशन क्लेम करने के लिए टीआरसी लाना पड़ेगा दूसरी कंट्री का। तो मतलब एक तो आपको वो कन्वेंशन आपको बोलता है आपकी एग्जाम्प्ट इनकम है, ठीक है। अब वो सामने वाली कंट्री के ऊपर है, कंट्री ने क्या क्या कंडीशन लगाई हुई है, तो यहाँ पे ये नहीं लिखा होगा कि एग्जामेशन उसको क्लेम करने के लिए क्या क्या चाहिए, यहाँ पे बस ये बोला है कि बताओ एग्जाम्प्ट होगी या नहीं होगी। तो सीधी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्प्ट होगी, ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पे एग्जाम्प्ट होगी प्रोवाइडेड कि वो टीआरसी लाता है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे टीआरसी की बात तो कुछ होती नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है ए, 4 का आंसर है हमारा ए। तो हम इसका नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। ये वाला एमसीक्यू अच्छा था, इसको टिक कर लेना। हम नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे क्या पूछा है, ये आप देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू इसका सेम है पहले वाले की तरह, पर उसमें हमारे क्या दिया हुआ है, वहाँ पे जो हमें सेम ही है पूरा, लेकिन इसमें ऑप्शन चेंज कर दी। ये आंसर वैसे रॉन्ग है इसका, इसे आंसर गलत दिया हुआ, तो इसको मत देखें आप। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, टैक्सेस ऑन इनकम और कैपिटल जो इम्पोज करती है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इर्रेस्पेक्टिव द मैनर लेविड, तो बताओ फॉलोइंग मॉडल कन्वेंशन, किस मॉडल कन्वेंशन में होता है इस तरह का। तो मैं तो कहूँगा इसका तो आंसर सीधे सीधे ए, बोथ ए बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे में यूएस मॉडल तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, हमने OECD UN मॉडल पढ़ा हुआ है, तो उसमें हमने पढ़ा हुआ है इनकम पे भी आता है, कैपिटल गेन होता है वो भी आता है, तो हमारा तो दोनों पे इनका आता है, दोनों में हमने OECD UN मॉडल दोनों में पढ़ा हुआ है ये, तो हमारा आंसर हो जाता है डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या पूछा है, OECD और UN टैक्स मॉडल कन्वेंशन है वेयर कैपिटल गेन अराइज ऑन एलिएशन इन मूवेबल प्रॉपर्टी, तो बताओ कब होगा। इसके लिए अगर हम देखते हैं हमारा आर्टिकल, आप देखेंगे आर्टिकल, एक मिनट, आर्टिकल आपका 13 लग जाता है, आर्टिकल 13 लग जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो दोनों स्टेट्स के पास राइट है इसका टैक्सिंग लेने का, तो वो एज पर जो स्पेसिफिक वहाँ पे लिखा होगा DDAA में किसी कंट्री के, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो इसका आंसर होता है हमारा सी, कैन, यहाँ पे लिखा कैन बी टैक्स इन बोथ स्टेट, रिलीफ अलाउड एज पर DDAA, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका MCQ। नेक्स्ट MCQ में हमें हमसे पूछा सेपरेट आर्टिकल जो इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस का है, ये हमें पता है कि अगर हम इसका देखते हैं UN मॉडल का है आर्टिकल 14, यहाँ पर आर्टिकल 14 UN मॉडल कहता है इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस का, लेकिन ये हमारा क्या कहता है OECD में नहीं, OECD में ये हमारा सीधे PGP वाले में चला जाता है, बिजनेस प्रॉफिट्स वाले में, तो इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग हो जाता है UN मॉडल बी, ठीक है। अब हम इसका डिस्क्रिप्टिव केवल एक ही है, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। पहले आप देखिए, पहले यहाँ पे 20 और 10 मार्क्स क्या आते थे, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं थे इस वाले क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में आप देखिए कुछ नहीं है, तो पहले तो फ्री के ही नंबर थे इस तरह से, पर इस बार थोड़ा टफ हो गया है इंटरनेशनल टैक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या पूछा, इन रेस्पेक्ट ऑफ मेल रिसीट फ्रॉम टैक्स मैनेजर देर आर एनी टैक्स इम्प्लीकेशन जो अर्जुन की होगी इंडिया में विल दे इम्पंग्ड टैक्स व्हाट आर द टैक्स रेट, ठीक है। यहाँ पे हमसे बेसिकली पूछे हुए जो वहाँ पे क्या कहते हैं, बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, पहले वाले हमारे उसमें कहा था कि हमारे पर रेड हुई है, रेट कह सकते हैं इनकम टैक्स की सर्च हुई है, पहले वाले जो उसमें हमें लिखा हुआ था केस स्टडी डाइजेस्ट में। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो मेल रिसीव हुआ है टैक्सेशन मैनेजर का रिसीव हुआ है, तो इसमें सब कुछ सेम लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ।
हाँ देखें, यहाँ पे देखिए पूरी चीज़ सेम है, बस यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे मेल की बात कर दी है, वहाँ पे हमसे बात करी थी कि इनकम टैक्स की सर्च हुई है। तो आपको बताना है क्या है। तो जैसे अब मैं इसमें यहीं पे देख के आपको बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पहले बताया था 5.2 इसके हम एसेट की इनकम ले लेंगे, एसेट ले लेंगे और इसकी यहाँ पर 1 मिनट हमारी 5 लाख की जो इनकम हो जाएगी फॉरेन अनडिस्क्लोज इनकम, और 5.2 का हमारा अनडिस्क्लोज एसेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमारा आ जाएगा 5 और 5.2 दोनों आ जाएगा, तो हमारी आ जाएगी 10.2। अब इनकम हमारे देखते हैं, हमारा 30% के रेट से टैक्स होता है, 30% से अगर हम निकालेंगे तो हमारा 3.06 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके आंसर में हमारा क्या लिखा हुआ है। देखते हैं आंसर में भी आप देखेंगे पूरा सेम वही लिखा हुआ है, पहले ब्लैक मनी एक्ट के बारे में बताया हुआ है और इसके बताया 4.2 है, 5.2 है, तो हम इसके 5.2 ले लेंगे। यहाँ पे 5 लाख है, इस पर 30% लगा दिया, 5.2 इस पर 30% लगा दिया, ये हमारा 3.06 आएगा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। So friend, that brings us to the end of this video. If you have any doubt regarding case study or in paper 6C in general, just drop a comment, I'll reply to you for sure. If you have a little extra time, you can join our Telegram channel. I post MCQ there and you can also discuss your queries with me. So if you like this video, just hit the like button. To appreciate the efforts, hit the subscribe button. We'll meet in the next video with next case study. Till then, take care and bye bye.